अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रफ्तार नाउ। आज की पॉडकास्ट लेटेस्ट बजट के बारे में है। बजट आदादो शुमार का एक पुलंदा होता है। उसमें आवाम के रिलीफ या आवाम से पैसे लेने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ होती हैं। लेकिन इस अकाउंटिंग बुक की पॉडकास्ट का आगाज़ मैं एक शेर के साथ करना चाहता हूँ। शायर कहता है कि जाम है तौबा शिकन, तौबा मेरी जाम शिकन, सामने ढेर हैं टूटे हुए पैमानों के। 4 साल के शदीद सेम पेज के बाद और अपने करियर के 5वें बजट में शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर रियल एस्टेट सेक्टर के पास पहुंच गए हैं कि भाई प्लीज मुल्क की मईशत को आगे बढ़ाएं। इस मौजू पे बात करने के लिए और बाकी तमाम इशू से बात करने के लिए हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक इस फील्ड के माहिर हैं, अनवर काशिफ मुमताज़ साहब। ही इज़ द फॉर्मर प्रेसिडेंट टैक्स बार एंड करंटली ही इज़ द नेशनल कन्वीनर ऑफ द टैक्स पेयर्स अलायंस ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम अनवर। वेलकम टू रफ्तार नाउ। थैंक यू सो मच सर, आप नेशनल कन्वीनर हैं टैक्स पेयर्स अलायंस के। बड़ा ही मजलूम तबका है सर आपका। कैसा महसूस कर रहे हैं इस बजट के बाद आप? थोड़ा सा रिलीफ हमने बजट से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां हमने कहा था सबसे इम्पोर्टेंट है सैलरीड क्लास को आप रिलीफ दें, और वो रिलीफ थोड़ा बहुत आया है, लेकिन वो भी जाहिर सी बात है कि मेन जो जब से सबसे वनरेबल है, जो सबसे लो सैलरी ग्रेड के लोग हैं, उनके लिए कोई रिलीफ नहीं आया। तो वो अभी भी हमारे लिए तकलीफ़ की बात है, लेकिन कुछ उन्होंने रिलीफ दिया है। रेट में कुछ कमी की है, उसके बाद उन्होंने सरचार्ज ख़त्म किया है, फिर उन्होंने जो है सुपर टैक्स ख़त्म किया है। तो ये एक अगर कॉम्पोजिट वो देखा जाए तो मेरे ख्याल में एक अच्छा रिलीफ उन्होंने दिया है और लोगों की बात सुनी है। अनवर भाई, इस पे मैं आता हूँ। आप कई दहाइयों से बजट देख रहे हैं, आपने सबके ही बजट देखे हुए होंगे अपने करियर में। कहते हैं कि ये हर दफ़ा करते क्या हैं कि उन्हीं नंबरों को आगे पीछे करते हैं और एक नया आ जाता है। हमारे यहाँ आपने कभी कोई रिफॉर्मेटिव बजट देखा पिछले 30-40 सालों में, या नई बोतल में पुरानी शराब मिला मिला के हमको पिला दी जाती है हर साल? मैंने कभी रिफॉर्म नहीं देखा मैं, बिकॉज My देखिए God। मैं और आप हमेशा कब से देख रहे हैं? मेरा कोई मोर देन 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है जब से मैं इस प्रोफेशन से वाबस्ता हूँ। तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि हुकूमत की कोई अपनी विजडम होगी या अपना उन्होंने कोई एक टैक्स पेयर का या इकोनॉमी का पूरा एक अपना प्लान लेके आएंगे। ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। Right। हमेशा ये होता है एडहॉकिज्म पे लास्ट वे दिन तक चल रहा होता है कि ये आएगा ये आएगा ये आएगा ये आएगा, और इसी तरह के एक चूचू का मुरब्बा निकल के सामने आता है। उसमें कुछ चीज़ें ट्विकिंग की जाती है, कुछ प्लग इन की जाती है, और फिर वो आपके सामने पेश कर दिया जाता है। सबसे जो तकलीफ दे बात मेरे लिए हमेशा रहती है वो है कि पॉलिसी मेकर्स को पता ही नहीं कि बजट My कैसे God। बनता है, कैसे उस पर डिबेट होनी चाहिए, और क्या क्या इश्यूज़ हैं जो जिनकी रिप्रेजेंटेशन लेके वो आए हैं असेंबली में, उनके मसाइल क्या हैं, उनकी तकलीफ़ें क्या हैं। क्यू ब्लॉक के बाबुओं को पता नहीं है नहीं मुल्क है। के मसाइल क्या हैं। आई एम सॉरी टू से। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये क्यू ब्लॉक के बाबुओं का बजट है, औरंगजेब साहब का बजट है, डार साहब का बजट है, या वाशिंगटन डीसी के IMF का बजट है? सर ये अगर आप देखें ना तो ये अगर FATF जब आया पाकिस्तान में, और उसके बाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन उस 26 पॉइंट को अचीव करने के लिए हुई। हाँ। तो ये मैं आपसे बिल्कुल क्लियर कह सकता हूँ कि ये किसी का बजट नहीं है IMF के अलावा। ओके। ठीक है ना, ये अगर ये कोई कहते हैं, इसलिए कि बजट जो है ना वो इकोनॉमिस्ट बनाते हैं, वो इकोनॉमिस्ट उसका रोड मैप बनाते हैं। रोड अगर हमारे पड़ोसी मुल्क में आप देखें तो किसी इकोनॉमिस्ट ने एक रोड मैप बनाया था, क्या बदल गया मुल्क? उसकी जो नंबर ऑफ ईयर्स में उसका ट्रिकल मतलब आता है, इम्पैक्ट आता है, और फिर वो ये नहीं देखता कि मुझे टैक्स लगाना है, वो ये देखता है कि मेरा एक टैक्स से, मेरी एक अमेंडमेंट से, एक आम आदमी जो रोड पे चल रहा है या रोड पे बैठा हुआ है उसको भी जो है ना इम्पैक्ट कैसे करेगा। ये इकोनॉमिस्ट का काम है। तो हमारे यहाँ अपना बजट नहीं है, आई एम सॉरी टू से। ये हमेशा जो है ये IMF, जाहिर सी बात है क्योंकि आप उनके साथ मखरूज हैं, तो आपके पास उनको फॉलो करने के अलावा कुछ नहीं। आप उनकी 2-3 बेस्ट प्रैक्टिसेस उठाते हैं, उनको प्लग डालते हैं अपने उसमें, कुछ रेट्स बढ़ाते हैं, कुछ जो आपके शॉर्टफॉल्स हैं उनको इंक्रीज़ करते हैं, कहीं इधर 1% बढ़ा दो, इधर 2% बढ़ा दो, इधर। अब इनसे पूछो कि आपने किसी का अगर 1% कम किया है तो आपकी विजडम क्या है, उनको पता ही नहीं होगा। अकाउंटिंग हो रही है। एब्सोल्युटली, इट्स एन अकाउंटेंट्स बजट। एब्सोल्युटली। आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बहुत ही क्लीशे जुमला है, इस बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं। ये मैं जब से बड़ा हो गया ये सुन रहा हूँ। बिल्कुल। गरीब के लिए तो शायद इस मुल्क में भी अब बहुत कम चीज़ें बची हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कैसे देख रहे हैं? कुछ है? कोई 50, 60, 70, 80 हज़ार, 90 हज़ार कमाने वालों के लिए कुछ है? मेरे ख्याल में नहीं है।
और महंगाई जो है वो आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। जो जो सैलरी क्लास या इंडिविजुअल लोग हैं जिनकी इतनी इनकम है, उनके साथ डबल इम्पैक्ट होता है। एक तो उनको कंजम्पशन पे टैक्स देना पड़ता है, फिर जो है पेट्रोल की लेवी जो बढ़ती है उस पे टैक्स देना पड़ता है, मतलब उस पे बर्डन आता है उन पे, और फिर लाइफ उनकी मिजरेबल हो जाती है। उनके पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस की लोड शेडिंग है। अब उसके बाद फिर वो क्या रह जाता है उसके लिए, तो मेरे ख्याल में रिलीव ये तो उस वक्त बनता है ना जब मैं सोचूं, इसको प्लान करूं, अपना एक टैक्स का बजट लेके आऊँ, अपनी मईशत के मुताबिक लेके आऊँ, ग्राउंड रियलिटीज़ पे काम करूँ। मुझे पता होना चाहिए कि मैं अगर सोलर को एग्जेम्प्ट कर रहा हूँ तो उसका इम्पैक्ट आम आदमी को कैसे बताएं। मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने ये 1% टैक्स कम किया है प्रॉपर्टी पे या किसी चीज़ पे, तो ये आम आदमी के लिए बेनिफिशियल हो रहा है, आम आदमी को इससे बिकॉज देखें, जो लोग हैव और हैव नॉट का जो फ़र्क है टैक्स सिस्टम का मेन फंडामेंटल है, वो ये है कि आप हैव से लें और हैव नॉट पे खर्च करें। हमारे यहाँ वो है ही नहीं। अभी तो आऊँगा इस पे कि हैव्स के साथ क्या हो रहा है इस बजट में। सैलरी क्लास पे भी तफसील से बात करनी है, लेकिन लेट्स जस्ट गो बैक अ लिटिल। आपने कहा कोई रिफॉर्मेटिव बजट नहीं है, ट्रांसफॉर्मेटिव बजट नहीं है, डिसरप्टिव बजट नहीं है, मक्खी पे मक्खी बिठी हुई है और बस धक्का लगा दिया और अपने मुंह से कहा है 4% ग्रोथ का टारगेट है। मतलब कोई बड़ी बात भी नहीं कर रहे, कह रहे भाई 4% ग्रोथ का टारगेट है, दुआ करें हो जाए। बिल्कुल सही। कहने का मकसद ये है, ग्रोथ टारगेट बहुत कंजर्वेटिव है, टैक्स बेस के लिए कोई रिफॉर्मेटिव काम नहीं किए, ग्रोथ के लिए सिवाय रियल एस्टेट सेक्टर के, जो कि रियल एस्टेट में तो पैसा एक काला कुआं है, उसमें पैसा चला जाता है। कोई एक्सपोर्ट, कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कोई मतलब कोई ऐसा ग्रोथ को ट्रिगर करने वाला और टैक्स बेस को बढ़ाने वाला कोई काम नज़र नहीं आ रहा। लेकिन टारगेट 18% बढ़ा दिया है एफबीआर के लिए। दे आर टॉकिंग अबाउट 15.2 ट्रिलियन रुपीस फ्रॉम 13 पॉइंट समथिंग 13 पॉइंट्स, वो तो पता ही नहीं चला आज तक क्या था, बाय द वे वो एक राज था। 14 था, फिर उसको रिड्यूस करके उन्होंने लेके आया। एक राज था। खैर वो 13 पॉइंट कुछ था, 13.2 या 13.7 व्हाटएवर। अब उसको 18% बढ़ा दिया है, 15.2 ट्रिलियन। कैसे अचीव होगा ये टारगेट? आज की सूरत हाल के मुताबिक नहीं अचीव हो सकता। नहीं होगा। हिस्टोरिकली कितना शॉर्टफॉल रहता है एफबीआर का? 800-900 बिलियन तो रहता ही है। हाँ, 1000 और 800 के दरमियान रहता ही है। और रहता है। उसको उस पे जो 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 सबसे ज़्यादा जिस पे वो कहते हैं ना कि अजाब आता है, वो उन्हीं लोगों पे आता है जो वहाँ पे उनके सामने होते हैं। चलें, आप उनसे आप एडवांस टैक्स भी लेते हैं, उनसे विदहोल्डिंग भी लेते हैं, उनसे शर्फू है वो शर्फ हुए। सो यू थिंक इट्स अ ओवर एम्बिशियस टारगेट वेरी अम्बिशियस। एंड बड़ा भाई आप देखें ना, इकोनॉमी आपकी बैठी हुई है, टैक्स जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी का ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए। आपके जहन में ये बात बैठनी चाहिए। इकोनॉमी बूम करेगी, उस वक्त आप सो रहे होते हैं, उस वक्त आप इंगेज नहीं करते चीज़ों को, जब बैठ जाती है तो आपको याद आता हैव है। यू एवर सीन कि कोई एक हुकूमत 5वां बजट पेश कर रही हो और इस तरह का लो ग्रोथ साइकिल? मैं अभी आई वाज टॉकिंग टू अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट जस्ट बिफोर आपकी पॉडकास्ट से, उन्होंने कहा फरहान भाई ये जो एवरेज ग्रोथ आ रही है पिछले 4-5 सालों की, वो 2.2 पॉइंट कुछ समथिंग आ रही है। कह रहा दिस इज द लोएस्ट ग्रोथ साइकिल इन सिंस 1947। इज दैट करेक्ट? आई थिंक ये डिक्लाइनिंग मोड में आ गई है। वजह इसी है कि आप इन्वेस्टर्स को इंगेज नहीं कर रहे हैं। जिस मुल्क में ग्रोथ कैसे आएगी? आपकी बिजनेस एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, इन्वेस्टर पैसा लेके आएगा, आप उसको इंगेज ही नहीं कर पा रहे हैं। वजह क्या है? आपके एजेंडाज कुछ और हैं, आप कहीं और फोकस हुए हुए हैं। आपने अपना सर्वाइवल की जंग लड़नी है। आपने यहाँ देखना नहीं है कि यार ये एक इन्वेस्टर का चला गया, कोई भी कंपनी है ABC, आपने किसी को वापस जाके किसी के साथ मुलाकात की, उससे बात की कि भाई क्यों चले गए पाकिस्तान छोड़ के? तुम 30 साल से पाकिस्तान में थे, क्यों चले गए पाकिस्तान छोड़ के? आप उसकी वो चीज़ें लेके आते, फिर चलो वो नहीं आता वापस, लेकिन उस पर काम करते कि दूसरी का जो है यहाँ पे उनको एग्जिट इंटरव्यू तो करें उसका। हाँ एग्जैक्टली, इवैल्यूएशन होती है। अगर आपको फिक्र हो, मेरा और आपका कोई क्लाइंट चला जाए तो हमें फिक्र होती है यार क्या क्यों गया भाई? क्यों गया? तो हम उसको इवैल्यूएट करते हैं कि आइंदा यार ये चीज़ नहीं हो, किसी हमारे बंदे ने कोई ऐसी चीज़ किया है, कोई ऐसा काम, तो वो नहीं हो, उसको कहीं ना कहीं हम एड्रेस करने की कोशिश इसकी करते कोई हैं। रिकग्निशन ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है, उनको इसका इदराक ही नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें सवाल किया गया है कि आप थोड़ा बता सकते हैं कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और SIFC ने मिला के आपके जो पूरा टेन्योर है उसमें कितने $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मुझे अच्छा ऑनेस्ट जवाब लगा। उन्होंने कहा भाई पहले लोकल इन्वेस्टर पैसे लगाते हैं, फिर बाहर के लोग पैसा लगाते हैं। बिल्कुल सही है। इस जवाब में उन्होंने सारे राजों से पर्दा उठा दिया कि भाई आप बाहर का छोड़ें, यहाँ तो अपने लोग पैसा नहीं लगा रहे। लेकिन इसमें उनकी अकाउंटेबिलिटी भी है कि हाँ, trust वो आ deficit रहा हूँ, वो आ रहा हूँ। लेकिन सच बोला हाँ कि भाई आप बाहर का छोड़ें, हम तो लोकल से पैसे लगवाने निकालने में नाकाम हो गए। हाँ, ये बोलना चाहिए था उनको। Is that correct? यस।
हमें बहुत देखिए ground- मुझे लोकल इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट है कि वो जो है वो पैसे लगाएं। नहीं सर, अब दुबई में फंस गए ना। अभी अभी नया बता दूं आपको, ये रियल एस्टेट रिलीफ का पूरा जो माइंडसेट है उसके पीछे ये है कि दुबई पैसा अभी रुक गया है, उस पैसे को डिफेंस फेज 8 में लगाना है। या वो आप जो जिस तेजी से वो बढ़ रही है हाँ। वो आपको मुझे बताने की जरूरत बताने की नहीं है कि जरूरत किस तरह वो बढ़ रही है किस तरह बढ़ रही है। और मतलब मैं बता दूं, ये हाईएस्ट लेवल पे हुकूमत के अंदर आइडिया यही है कि यार ये दुबई वाला पैसे को हम जरा रियल एस्टेट में लगाते हैं ना। ये है हमारी इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ पॉलिसी, बिल्कुल। कि हम प्लॉट और फाइलें बेचेंगे। नहीं वो इसलिए ना कि वो जो आपकी पूरी पार्लियामान बैठी हुई है उनके सबका सब यही land है holder। कि मेरा तो कहीं एक प्लॉट था तो वो यहाँ आ जाए, मतलब वो अपने आप को सिक्योर करने के, तो इसलिए वो यहाँ पे बिल्कुल सही। सर लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। हमारी 90% व्यूअरशिप सैलरी क्लास से ताल्लुक रखती है। आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, मैंने कुछ क्लॉड के जरिए वो की हैं कैलकुलेशंस, ये बता रही हैं कि जो 1 लाख से लेके 2 लाख तक की तनख्वाह वाले लोग हैं उनके लिए कोई रिलीफ नहीं है, ठीक है? जी बिल्कुल। अच्छा, फिर जो 3 लाख से लेके 5 लाख तक वाले अफराद हैं उनके लिए 4,000 से लेके 12,000 तक का रिलीफ है माहाना। बिल्कुल सही है? बिल्कुल। प्लस मैंने सोचा था ये, लेकिन यही है 5 लाख रुपए पे 10,000 रुपए महीने का रिलीफ दे रहे हैं। ये मतलब ये ऊंट के मुंह में जीरा। हाउ डू इसको रिलीफ, ये रिलीफ है, देखिए सीरियस रिलीफ है? जहाँ पे डर ये लोगों को था, हम रेजिलियंस वाली कौम है ना, हम डरते कि बढ़ नहीं जाए, तो ये सोच के हम खुश हो रहे हैं कि यार बढ़ा नहीं, चलो 10,000 रुपये कम हो गया, मतलब हमने इतना लोगों को स्ट्रॉन्ग कर दिया कि हर तरह की सूरत हाल में सर्वाइव कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है हुकूमतों की, लोगों की, कि आप अकाउंटेबल करें उनको कि भाई ये तुमने क्या किया है। लेकिन इशू ये है कि इस वक्त जो आखिरी स्टेज पे लोगों को डर था, हर आदमी आपसे भी बात करता होगा कि यार ये सैलरी वाले को रिलीज दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, मतलब ये डिस्कशन होता था, शादी में चले जाएं, कहीं किसी प्रोग्राम में चले डू जाएं। यू थिंक दिस इज अ रिलीफ? आई डोंट थिंक सो, बट द पॉइंट इज कि वो उन्होंने नीचे, जब अगर आप नीचे चले जाएं तो ये रिलीफ बढ़ता चला जाता है, तो वो हाँ, मतलब ये रिलीफ फिर भी कहाँ बढ़ रहा है यार? 8 लाख रुपए जो माहाना तनख्वाह है जिसकी, अनवर भाई, उसके लिए भी जो मुझे नजर आ रहा है कि उसका अब वो देगा 1,95,000 रुपए, पहले वो देता था 2,11,000 रुपए, 12,000 रुपए, 15-20,000, 50,000 रुपये पता नहीं, 15,000 का 15-16-17,000 रुपए का महीने का फर्क है। कोई 8 लाख पे भी 17-18,000 रुपए का जो फर्क है। रिलीफ बना वो मेरे ख्याल में, जो साल का, हाँ, बन गया कोई 1.5-2 लाख रुपए का हाँ, रिलीफ। बस ये दैट्स इट। That's it. हाँ। There's nothing. It's not really a relief. सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि हमने रिलीफ दिया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा वनरेबल, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग अनवर भाई, 1 लाख की तनख्वाह वाले के लिए भी अभी गुजारा मुश्किल है। इम्पॉसिबल हो गया। अगर वो अपनी एक अच्छी बच्चों की तालीम के साथ बच्चों को बाहर अब निकाल किराए के घर में रखता है तो इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल हो गया ना, मतलब और 1 लाख वाला किराए के घर में ही 90% पेरेंट्स का घर होता अलग बात है, अदरवाइज तो 50% of Karachiites do not own a house. यस They are on rent. यस 1 लाख से 2 लाख वाले को रिलीफ क्यों नहीं दिया अनवर भाई? That's where the numbers were. उधर कहानी थी, और ये 7-8 लाख वाले आसपास वाले लोग थे, वजह यही है, घर के लोगों का प्रेशर था। घर के लोगों पर। लेकिन आपको जो जहाँ जिनकी वॉइस जाती है उन्हीं को रिलीफ दिया जाता है, बेसिकली इन लोगों की वॉइस ही नहीं है, तो जो है वो इनको रिलीफ नहीं मिला, इनके बारे में सोचा ही नहीं जाता है ना? अगर सोचा जाता ना तो यह हाल नहीं होता आज इस वक्त। कोई हमारे पास डेटा है अनवर भाई, because this is your field, कि ये जो सैलरी क्लास है इसमें हमारे पास स्लैब्स वाइज कितने फाइलर्स हैं? फाइलर्स का डेटा एफबीआई ने रिलीज नहीं किया, लेकिन ये है कि ये है कि 7 मिलियन टोटल फाइलर्स हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 50% जो हैं वो सैलरीड है, सैलरीड हैं, डेमोग्राफ जो कहता है। और उसमें से 80% 1 से 2 लाख वाले होंगे। हाँ मेरे ख्याल में 80% नहीं होंगे तो 50% तो होंगे। 50% हाँ आप इस तरह मतलब टू बी ज्यादा होंगे 50 से, खैर एनीवे, हाँ, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 1.5-2 मिलियन लोग होंगे, बात कर रहे हैं, उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। नहीं उनके लिए कोई रिलीफ नहीं है। ओके, लेकिन साथ ही ये इसका वो नहीं था, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन इसलिए बना रहा हूँ कि इन्फ्लेशन का टैक्स पीएल की सूरत में पेट्रोलियम लेवी का टारगेट 1,700 अरब रुपए का है फिर, यानी कि पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, लेवी बढ़ती चली जाएगी। पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, आप अकॉर्ड साइन करने चले गए लेकिन पेट्रोल सस्ता नहीं होगा। जंग खत्म हो गई, है नाम इस्लामाबाद अकॉर्ड, हाँ, पेट्रोल सस्ता सस्ता नहीं होगा।
मुबारक हो आप, ताली बजाएं आप। पेट्रोल महंगा खरीदा लेकिन आप बात सुने, ठीक है, सही से। सही बात। तो- लेकिन हम मतलब जो लोग हैं जो इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो कॉमन सिटीजन है उनके लिए बहुत तकलीफ हो गया पेट्रोल महंगा खरीदना। PL मतलब is the most painful अच्छा tax. It is the most painful form of inflation. ये मतलब इस पे हंस के आगे बढ़ जाते हैं। 17 मतलब एक लैंड क्रूजर वाला भी वही PL देता है। मतलब लोग मैं जानता हूँ लोगों को पेट्रोल की महंगाई की वजह से पैदल चलना शुरू कर दिया उन्होंने कि अब हम यार ये लेके जाएंगे तो ये जी, हमें इतना वो कॉस्ट लगेगी। 400 रुपए लीटर पेट्रोल। हाँ इज इट, मतलब पागलपन है। सही, बिल्कुल बिल्कुल। बट कमिंग बैक टू द टैक्सेस, एक और रिलीफ कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, सैलरी क्लास से जुड़ा हुआ कॉर्पोरेट सेक्टर है, सुपर टैक्स कमिंग। गुड न्यूज़। डेफिनेटली टैक्स तो कहीं भी अगर रिलीव हो तो अच्छा है, लेकिन जो है कि इन्होंने उसको कर दिया कि स्लैब उसका चेंज कर दिया, थ्रेशोल्ड चेंज कर दिया। पहले वो 15 करोड़ पे था, अब इसने 50 करोड़ पे कर दिया उसको। सो आई थिंक 50 करोड़ की आमदनी वाले को तो ज़्यादा टैक्स देना चाहिए, मेरी अपनी ये अप्रोच उसको लेकिन 40-50 करोड़ तक वाले को रिलीफ देना चाहिए। इन्होंने कहा नहीं उसको रिलीफ है, सही है। और उससे ऊपर बैंक्स को रिलीफ नहीं दिया, बिल्कुल ठीक किया। आई थिंक दैट गोज विदाउट सेइंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर, बल्कि अनदर क्या था, ओनली एलिफेंट इन द रूम। अनवर भाई, एक दफ़ा फिर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए धूम प्रोग्राम पैकेज का ऐलान कर दिया है हुकूमत ने। हैं? बिल्कुल सही बात है। वैरायटी शो का इनकाद किया जा रहा है बिल्डर्स, डेवलपर्स और लैंड 3 ओनर्स के। साल इन्होंने जो है ना अपने आप को रोके रखा 3-4 साल जो है रोके रखा इन्होंने। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है अनवर भाई कि 1 से 2 साल पहले, बजट से कुछ दिन पहले प्रेशर आया औरंगजेब साहब पे कि हटाएं ये सब चीज़ें जो उन्होंने अभी कर दी हैं। तो इन्होंने बोला, इन्होंने कुछ बड़े बड़े सहाफ़ियों को, एंकर से रब्ता किया और कहा कि यार देखो मुझ पे प्रेशर आ रहा है, ख़तरनाक प्रेशर आ रहा है, आप ज़रा इसके लिए हमारी मदद करें कि ये फ़ाइलों का कारोबार, फ़ाइलों का धंधा करके मुल्क की मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। इस तरह तो हम उसी साइकिल में फंसे रहेंगे, ये बंद होना चाहिए। ये बंद होना चाहिए। तो सबने बड़ा इनके बोला यार हाँ सही बात है यार, मुल्क की इकॉनमी के लिए अच्छा है ये, लोगों ने इनको सपोर्ट किया। लेकिन इन्होंने तो अभी तो फिर हटा लगाया, वो सारा जब रिलीफ आप दे कहते हैं दिया। ना ये बंद होना चाहिए तो जबान बंदी हो जाती है। हाँ, अब उसके बाद वो आगे वापस। ओके, टेल मी क्या क्या रिलीफ मिला है रियल एस्टेट सेक्टर को? लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर को अपेरेंटली जो रिलीफ है वो ये है कि इनकी वैल्यूएशन होने वाली थी, वैल्यूएशन रुक गई प्रॉपर्टी की। सबसे बड़ा रिलीफ ये है। वो आपको पता है कि कैश पैसा जो है वो साइकिल में घूमता रहता है, और उसके बाद इन्होंने रेट ऑफ टैक्स पे, इनके रेट ऑफ टैक्स में काफ़ी हद तक कमी कर दी। जो कि पहले प्रोग्रेसिव रेट था कि मुख्तलिफ प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन पे टैक्स था। हाँ। अब उन्होंने उसको कह दिया 2.75, जहाँ सेल हो रही है, जहाँ परचेज हो रही है, वहाँ 1.50 या 1.25 का रेट लिया है। अच्छा, पहले प्रोग्रेसिव खत्म कर दिया। हाँ, वो कर दिया उन्होंने। कहा था पहले वैल्यूएशन पे था तो वो रेट काफ़ी हाई हो जाता था, कोई 6-7% तक चला हाँ। जाता था। लेकिन अब उन्होंने उसको 2.75 सेलिंग पे और परचेज पे 1. बट ये इससे बेहतर नहीं होगा कि क्या पता और डॉक्यूमेंटिंग, ये डॉक्यूमेंटेशन तो होती थी, वो रेट पैसे कौन सा कोई सही दिखाता है सर? रेट तो खुद हुकूमत कहती है नहीं से कहीं दिखाओ। हाँ। वो कहते हैं कि एक कलेक्टर रेट है, एक एफबीआर रेट है और एक मार्केट रेट है। हाँ। ट्रांजैक्शन जिस पे हो रही है वो रेट तो कहते हैं आपकी मर्जी है, वो आप खैर है, रखो उसकी अपने खैर है। अपने तिजोरी में रखो। उसके बाद वो जो एफबीआर रेट है उस पर टैक्स देके चले जाओ, आपकी मेहरबानी है। हाँ। और उसके बाद जो कलेक्टर, जहाँ पे एफबीआर रेट नहीं है वहाँ कलेक्टर रेट पे दे जाओ। और क्या क्या मिला रियल एस्टेट को? बस यही है। और फॉरेनर्स के लिए भी कुछ रिलीफ है? वो तो पहले भी था और अभी भी है। अच्छा। कोई ऐसा रिलीफ नहीं आया सच। अच्छा, उन पे विथहोल्डिंग नहीं होगी। अच्छा, दैट इज द क्रक्स ऑफ ऑल द रिफॉर्म। नॉन रेजिडेंट जो खरीदेंगे उन पर विथहोल्डिंग पहले भी नहीं थी। अच्छा, ओके। आपको क्या लगता है कि ये सारे मेजर्स हैं, नेट टैक्स तो रियल एस्टेट सेक्टर से वैसे भी कुछ नहीं आता, बिल्कुल भी। तो इससे टैक्स इनकम तो कोई नहीं होगी, ये ग्रोथ के लिए कर रहे हैं? देखें, खुल के बात करें। अनफॉर्चुनेटली आप ये देखें कि आप यहाँ पे मुल्क में इस वक्त जो लोग हैं वो प्रॉपर्टी सेक्टर से, जो इस वक्त हाई अप्स हैं या हूज एंड हूज हैं, वो प्रॉपर्टी सेक्टर से वाबस्ता हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैं। PIA खरीदी गई, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सही। तो ये चीज़ें जो है ना उसकी ही ऑफशोर्स हैं सारी चीज़ें कि ये प्रॉपर्टी सेक्टर को फिर आबाद की उसको इंगेज करने के लिए अब जब उनसे बात किया थी वो कहते हैं कि जी ये जो अलाइड इंडस्ट्री है, ये इससे इंडस्ट्रीज चलती हैं, 40 इंडस्ट्री, 400 या 40 इंडस्ट्रीज चलती हैं।
मैं उनसे ये पूछता हूँ कि ये इंडस्ट्री चलती तो है, लेकिन पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल जो अगर आप देखें तो उसका कोई सलाब नहीं है। इंडस्ट्री चीज़ें बनती कहाँ हैं? रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ रही हैं। हाँ, लेकिन वो चीज़ें, वो इंडस्ट्रीज नहीं चल रही, ना एम्प्लॉयमेंट आ रही है। चले आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे होते हैं, चीज़ें दे रहे होते हैं, तो समझ में आता है। तो आपके अलाइड इंडस्ट्री से गवर्नमेंट के एक्सचेकर को, गवर्नमेंट के नहीं। लोगों को और कोई फायदा नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट को क्या फ़ायदा पहुंचा? कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। तो ये जो सूरत हाल है, ये एक विश साइकिल है और इसमें लोग घूमते रहते हैं, पैसे पार्क होते रहते हैं, पैसे उसी पार्क से निकलते रहते हैं, उसी जगह फिर दोबारा जाते रहते हैं। सबसे बड़ा जो पार्क होने का पाकिस्तान में ब्लैक इकॉनमी का वो है, वो प्रॉपर्टी है। और इस बजट ने उसको और इंसेंटिवाइज किया है। उन्होंने रिड्यूस करके और उसको वो कर दिया। तो अब जो सूरत हाल आएगी, वो आपको भी पता है कि ये कहीं ना कहीं बूम आएगा, चीज़ें वो होंगी, क्योंकि आपके पड़ोसी मुल्क में जो हालात हैं उसकी वजह से चीज़ें वहाँ से डाइल्यूट हो रही हैं, तो वो आके कहीं हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दैट। दुबई कांट स्टे डाउन फॉर टू लॉन्ग। कितने दिन दुबई दबा रहेगा यार? दुबई तो 6 महीने? नहीं, वो 6 महीने भी नहीं होंगे, हाँ। बिकॉज वो अब ईरान से उनकी कन्वर्सेशन शुरू हो गई है। हाँ, बस। सो अब वो कन्वर्सेशन शुरू हो गई, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें सेटल हो जाएंगी। चले 6 महीने, हम्म, 1 साल, हाँ। देन मतलब आपका बजट खत्म होने से पहले बट दुबई वो दोबारा खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तानियों के लिए रिलीफ थोड़ा कम होता जाएगा। अभी भी उन्होंने वीज़ा खोले हैं, लेकिन पाकिस्तानी के लिए नहीं खोले। हाँ, दैट्स करेक्ट बट तो वो कोई ना कोई मतलब लोग अपने आप को वहाँ पे फंसाना नहीं चाह रहे, तो ये वजह होगी। हाँ, ये वजह होगी। हाँ, ये सो आपको लगता है कि हमारे भी ताल्लुकात अभी अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में ठीक नहीं होंगे? नहीं होंगे मेरे ख्याल में। ओके, लेकिन भाई एक चीज़ हुई है जी। जिससे बहुत बड़ा एक जो है ना रिफॉर्मेटिव मेजर्स आया है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्डम्स और इन चीज़ों के ऊपर से वो ख़त्म कर दिया है। उन्होंने रिलीफ दिया हुआ था उनको पहले, वो ख़त्म किया है। मतलब वो चाह रहे हैं इनकलाबी इकदाम। नहीं, वो जो नंबर्स आए हैं, वो कह रहे हैं कि 2050 में पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन डबल हो डबल हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि उसको किस तरह रोकें, तो ये उस तरीका नहीं, मेरे ख्याल से फिर ये होगा कि वो ब्रेन गेन होगा। जब वो लोग जितने ज़्यादा लोग पैदा होंगे वो बाहर जाएंगे तो उससे रेमिटेंस आएगी। वैसे भी अब हम रेमिटेंस रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन डायरेक्ट रेमिटेंस हम तो वैसे ही रेमिटेंस रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो चुके हैं। जोक्स असाइड, इकोनॉमी पाकिस्तान के अंदर अगर एक 15 साल 20 साल का बच्चा ये बजट देख रहा है, उसको कोई उम्मीद है उसके लिए इस बजट में? बजट देखे बगैर कोई उम्मीद नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। जो सराउंडिंग देख रहे हैं ना अपनी, वो बड़ी ही, और जो आम बच्चे हैं ना, वो आम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग, बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड, और उनके लिए डिस्कनेक्ट हो रहा है ये जो एक हमारे और आपके दौर में एक हमारा एक कनेक्ट होता था ना, वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। वो दे आर लुकिंग फॉर अनदर ऑप्शंस, वो अपनी फ्यूचर जो है ना कहीं और देखना चाह रहे हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। उन्हीं यंगस्टर्स में से बहुत सारे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं आजकल, उनके ऊपर भी 5% के टैक्स का ऐलान किया गया है, जो पहले 1% था शायद। जी। करेक्ट। जी। अब वो डिजिटल, चाहे वो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ से भी Whatever कोई forum. वटेवर फोरम से रेमिटेंस आएगी, 5% विद होल्डिंग टैक्स लग जाएगा उस पर। हाउ आर यू लुकिंग एट दैट? यू सपोर्ट दैट? आई थिंक 5% मेरे हिसाब से थोड़ा सा टैक्स सही है, इसलिए कि 1% बहुत ही कम हो जाता है, बिकॉज वो दूसरे फिर सेगमेंट जो है ना वो बिल्कुल ही रिटेलर के साथ खड़े हो जाए। वो आउटरेट हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में 5% ठीक है। अब वो किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। वे इम्प्लीमेंट तो बता दिया उन्होंने भाई, वो वाइट सोर्स हो जाएगा, बैंक में पैसे गिरेंगे, बैंक काट के दे देगा। सो वही मैं कह रहा हूँ ना बिल्कुल ठीक है आपने, सब पे टैक्स लगना चाहिए, हम पे भी लगेगा, हम भी देंगे, देते ही है टैक्स, हमारी तो हर चीज़ पब्लिक है। लेकिन एक तबका है इस मुल्क का, उसको कहते हैं ट्रेडर्स, रिटेलर्स एंड होलसेलर्स। ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का कारोबार होता है, मूवर्स एंड शेकर्स हैं मुल्क के इकोनॉमी के। एक और स्कीम आई है उनके लिए जी। पिछली स्कीम की शानदार कामयाबी के बाद अब एक और स्कीम आई है, बिल्कुल। थोड़ा उसके बारे में बताएं। जो पिछली स्कीम की शानदार कामयाबी के बाद उन्होंने कहा कि ये एक और हम जो है एक और स्कीम लेके आए। देखें, ये स्कीम में उन्होंने कोई 200 मिलियन का उन्होंने कहा है कि उसके थ्रेशोल्ड से नीचे तक जो लोग होंगे वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं। 1% ऑफ द सेल उनको इन टर्म्स ऑफ सेल टैक्स देना है, 25,000 उनको जो है इनकम टैक्स देना है। ठीक है। अब हम ये My उसके God. बाद उनको ऑडिट से भी पूछना, विदड्रॉइंग टैक्स भी नहीं करना उनको,
ये सारी चीज़ें देने के बाद उन्होंने कहा जी अब आप रिटर्न जो है ना वो आप एक पेजर फाइल करेंगे और लोकल ज़बान तक में उर्दू में हर लैंग्वेज उसमें आपको अवेलेबल होगा और आपको पॉइंट ऑफ सेल की भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ये स्कीम है। अच्छा, ये स्कीम जो है वो अगर आप इंगेज करने के लिए कर रहे हैं तो ठीक है आप करें, लेकिन उसका कोई कॉन्सिक्वेंशियल इम्पैक्ट भी आना चाहिए इकोनॉमी पे। वो ये आ सकता था कि आप कहते हैं 6 महीने तक आपके टर्नओवर्स को हम नहीं छेड़ेंगे, 6 महीने बाद आपके पास मैंडेटरी होगा कि यू कैन हैव अ पॉइंट ऑफ सेल। उसके बाद आपके रिटर्न्स जो हैं, अब एआई के दौर में आप सिंगल पे रिटर्न की कौन सी बातें कर रहे हैं। आप आईआरएस पोर्टल पर जाएं, एआई को कहें, वो किसी भी लैंग्वेज में कहेंगे वो उसको रिटर्न भर देगा। मतलब आप जाते हैं आगे 2 कदम, फिर 2 कदम पीछे चले जाते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें आप अनडॉक्यूमेंट रखना चाहते हैं उनको, उनके साथ आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि जी आप बड़े बाप के हैं, आपसे हम आपके साथ नहीं लड़ सकते हैं। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। आप जितना चाहें दे दें, हाँ। खुशी से चंदा ले रहे हैं। बेसिकली रिटेलर्स को बोला है चंदा दे दें, डब्बा रखा हुआ है, अब आप देखें ना उसमें, आपकी मर्जी। अब उसमें जो है वो 18% कलेक्ट करता है, 1% आपको देगा। बताएं यार, मतलब अब आपको क्या पता, आपका रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, आप कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हैं, ना ऑडिट कर रहे हैं उसका। तो आप कैसे, आप इतनी एकदम अनडॉक्यूमेंट सेक्टर को इतना बड़ा इंसेंटिव देने के बाद आप चलें दें आप, लेकिन टाइम फ्रेम रखेंगे 6 महीने के लिए आपके पास है, 6 महीने तक आप अपने आप हाउस इन ऑर्डर कर लें। नो सच थिंग। No. एंड सबसे बड़ी पता है सानिहा क्या होगा कि इस स्कीम पर भी लोग नहीं आएंगे। जब आप इतनी पोजीशन ऑफ वीकनेस के साथ किसी से बात करते हैं ना, नेगोशिएशन होती नहीं है। आप हार चुके हैं। हाँ, ये एग्जैक्टली। स्कीम अनाउंस करने से पहले आप शिकस्त खोरदा हो चुके हैं। बिकॉज ये तीसरी चौथी स्कीम है जिसमें आप लोगों को इंगेज कर नहीं इंगेज हुए, वो कहते हैं कि हम जो हैं वो नहीं आना चाहते, तो अब आप उनको या तो बाय फोर्स लेके आते हैं, या मैं एक हमेशा कहता हूँ मिरर पॉलिसी। हम्म, मिरर पॉलिसी ये है कि यू शुड हैव अ डेटा, हम्म। और वो डेटा शो करें कि अनवर काशिफ मुमताज़ जो है ना ट्रैवल किया, 2 क्रेडिट कार्ड हैं, आप उसके बाद वो एक नोटिस उसको दें, वो देखें उसके कैसे वो आपके पास आ गए, लेकिन आप वो काम करना ही नहीं चाहते हैं। आप नादरा को आपने अबंडन किया हुआ है, इतना बेहतरीन सॉफ्टवेयर है आपके पास, सोफिस्टिकेटेड, आप उसको यूज़ करते, ई गवर्नमेंट बनाते। ये कैसे होता है जब आप खुद अपने घर को ऑर्डर में लाना चाहते हैं, आप जब जब चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी भी चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों। अब आपका एजेंडा ये होता है कि मेरा टर्म है, आईएमएफ से ले लूं, सऊदी अरब के दोस्ताना ममालिक से कर्जा ले लूं, चाइना से कोई कुछ ले लूं, जुगाड़ कर लूं, हाँ, जुगाड़ और करके 5 साल ये गुजार साल दूं, हाँ। नहीं, ये साल गुजार दूं। इस वक्त तो 5 साल भी नहीं सोचा ये जाता। वाला साल या for ये that, साल हाँ। यार, ये बजट रेडी कर लेकिन दो। मैं नाराज किसी को नहीं करूं, वो लिबर्टी चौक हो, वो यहाँ के कोई लोग हों, कहीं भी हो, वो नाराज नहीं। एग्रीकल्चरिस्ट हो, जो भी हो, रियल एस्टेट नो, हो, हाँ, सारे हाथियों से दोस्ती करूं। स्मगलर्स हों, हाँ। हर चीज़। आप पाकिस्तान में आप देखें ना, सिगरेट फॉरफिट सिगरेट्स आपको कैसे अवेलेबल होती हैं, अभी तक हो रही है, अभी तक अभी तक हो रही है। बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास के ऊपर टैक्स कम कर दिया गया, जी हाँ। और क्रेडिट कार्ड की फॉरेन एफईडी 5% से 0.25 कर दी गया। योर रिएक्शन टू बोथ थिंग्स? देखें, बात यह है कि जिनकी आवाज़ है उनके लिए जो है रिलीफ बन जाता है, जिनकी आवाज़ नहीं है उनके लिए So relief नहीं बनता। unfortunate. वेरी अनफॉर्चुनेट। अब आप देखें ना, क्रेडिट कार्ड जो यूज़ कर रहा है वो कोई आम आदमी नहीं कर रहा, और फॉरेन उसके लिए खर्चे के लिए बाहर खर्च कर रहा है, क्रेडिट कार्ड है, और बाहर खर्चे हैं। बाहर खर्च कर रहा एक है। सिंपल क्रेडिट कार्ड तो चलें लोकल आदमी को इस्तेमाल करता होगा अपने लिए कि कैश उसके लिए, लेकिन बाहर के कार्ड पे आपको करने को लोग उसको एक्सेप्ट कर लिया था। अब आपने उसको किया क्यों है? क्योंकि आपके साथ जो लोग हैं उन्होंने कहा यार बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, मुझे अपने बच्चे की वो भेजनी पड़ती है मतलब चीज़ें भेजनी पड़ती हैं, मुझे कॉस्ट पड़ता है, मुझे ट्रैवल करना। ट्रैवल में आपको ये लग रहा था कि बिजनेस क्लास कोई आम आदमी तो नहीं रहता। भाई ट्रैवल में तो ट्रैवल पे भी नहीं किया, बिजनेस और फर्स्ट क्लास को रिलीफ दे दिया। जी हाँ, वो ये मैं कह रहा हूँ। तो ये जो सूरत हाल है, ये वो एलीट कैप्चर है, वही एलीट कैप्चर उस बजट में भी उसको। एक तरफ आपका ये हाल है, और दूसरी तरफ आपने बोला है सूबों से अल्लाह के वास्ते अब तुम मजीद पैसे मत लो अगले 3 साल। जी, उस पर मैं आपके पास आता हूँ कि वो क्या सेटलमेंट हो रही है। एनएफसी अवार्ड को तो एक अजीब तरीके से कान को घुमा के पकड़ने की कोशिश की गई है। बहुत बहस हो रही थी उसके ऊपर, बराबर बिलावल पूरे 7 मिनट के लिए नाराज भी हुए बजट से पहले। एक तरफ ये हाल है कि आप, बल्कि आपने भी पॉडकास्ट से पहले मुझे बोला फरहान भाई फेडरल गवर्नमेंट तो कंगाल बैठी हुई है ना, पैसे वैसे नहीं है इनका, कंगले हैं ये। खर्चों में तो कोई कमी नहीं की फेडरल गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंस के। बिल्कुल किसी फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल किसी के खर्चों में कमी नहीं। आप प्रोटोकॉल्स तो देखें, आप प्रोटोकॉल देखें आपके, मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि ये कैसे। मैं आपको बताऊं कि जो
टोयोटा कंपनी जिसकी लैंड क्रूज़र ये लेके लोग घूमते हैं रिव्यू, उससे मैं उसके प्रेसिडेंट से मिला तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये लैंड क्रूज़र वहाँ भी थे? कहते हैं 2 घंटे तक हम खड़े रहे ना तो एक लैंड क्रूज़र नज़र नहीं आती है। सो आपने आपने अब आप देखें किसी मिनिस्टर को, किसी उसको, उसके बगैर रहता ही नहीं। अगर वो नहीं है उसके बाद तो ऑर्डर करके मंगाई जाती है। एफबीआर वालों ने मंगा ली, उनको पता नहीं कौन सी ऑफ रोडिंग करनी थी, एफबीआर के पास डाले हैं, वो तो उनको पता नहीं कब बंदे उठाने हैं। वो पता नहीं कैसे उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये पूरा 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 सिस्टम आपने ऐसा कल्चर बना दिया है कि लोग जो हैं सिर्फ प्रोटोकॉल के पीछे जा रहे हैं, और प्रोटोकॉल में इतना खर्चा लग रहा है, पुलिस से लेके, पेट्रोल से लेके, गाड़ियों से लेके, आप ह्यूमन रिसोर्स से लेके, हर चीज़ जो है ना वेस्ट हो रही है, और उसमें कोई कमी नहीं की गई है। और उसकी कोई कोई उसका देखे ना, एक चीज़ होती है ना, आप काम करते हैं ना, आप काम कर रहे हैं तो उसका आपको होता है यार कि रेवेन्यू आएगा। इन चीज़ों का कोई revenue नहीं कोई रेवेन्यू नहीं है। कोई revenue नहीं। We have a lot of ground still left to cover. खर्चे में कोई कमी नहीं की है। एग्जाम्पशंस हैं, आप अगेन मुझे दुरुस्त कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ, कि अराउंड अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च आपके बजट में कोई 2.3 ट्रिलियन रुपीस की टैक्स एग्जाम्पशंस और रिलीफ्स हैं मुख्तलिफ इदारों और लोगों और सेक्टर्स के लिए। उसको कुछ भी श्रिंक नहीं किया गया है, रिलीफ और कहीं से कम नहीं किया गया है, एग्जाम्पशंस कहीं से कम नहीं की गई हैं, नहीं अब सिवाय वंस अगेन कॉन्ट्रासेप्टिव्स के। वो बेसिक नहीं की गई है, लेकिन नहीं। वो 2.3 इज दिस करेक्ट? ये ऑलमोस्ट आपके टैक्स उसका कितना परसेंट बन गया? ये इज जस्ट ऑलमोस्ट 1/6 1/6 ऑफ आप योर जो टोटल बात टैक्स कर रहे हैं ना, रेवेन्यू। ये सिर्फ इनकम टैक्स नहीं है, इसमें सेल सारा टैक्स, सब है, सारे सारा शामिल है। सारी तो सेल टैक्स exemptions में हैं। शेड्यूल है, उसके हाँ। मुताबिक एग्जाम्पशंस होती हैं। तो उसमें डेयरी भी है, उसमें मतलब अगर आप देखें तो कैटल, मतलब वो चीज़ें हैं जो कि मुख्तलिफ फाउंडेशंस हैं। हाँ, मतलब वो इनकम टैक्स में मुख्तलिफ फाउंडेशंस हैं, उनकी एग्जाम्पशंस हैं। लेकिन टू सर्टेन एक्सटेंट ठीक है, उनका बनता है, लेकिन कुछ जगहों पे उनको लेके आया जा सकता है। जैसे गवर्नमेंट के कुछ इदारों को ये लेके आए हैं पिछले सालों में, तो मेरे ख्याल में वो अब एग्जाम्पशंस कम हो गई हैं, बट इवन उसको देखने की ज़रूरत है। लेकिन उसमें भी कोई फिलहाल आपको इस बजट में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसे मेजर्स नज़र नहीं आ रहे कि ये जो 2.3 ट्रिलियन की छूट दी हुई है मुख्तलिफ लोगों को, उसको कम किया जाए। देखिए मैं इस बजट को इस तरह देख सोच रहा था, ये होता है कि रिलीफ, रिफॉर्म और रीसेट। हाँ, वो नहीं। सो वो मुझे रिलीफ थोड़ा बहुत दिया है उन्होंने, रिफॉर्म्स कोई नज़र नहीं आ रहे, कुछ डिजिटलाइजेशन की तरफ गए हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो बहुत बड़ा डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और रीसेट तो कुछ भी नहीं सो हुआ। अब दो बड़े टॉपिक्स रह गए हैं हमारे डिस्कशन के। एक तो, और उसको मैं सबसे आखिर पे उस पर आऊँगा, एक बात हो रही है फेसलेस एल्गोरिथमिक सिस्टम बनाने की बात हो रही है, कि जिसमें नेशनल फेसलेस सेंटर कोई बनेगा, मतलब जिसमें जी ह्यूमन इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा। 20 साल से सुन रहा हूँ मैं। ये दो चीज़ें हैं। अच्छा, बताइए जरा। ये एक फेसलेस सेंटर बन रहा है, जो कि डिपार्टमेंट पूरा बन रहा है, जहाँ पे आपकी फेसलेस ऑडिट हुआ करेगी, आपकी फेसलेस असेसमेंट हुआ। मैं कौन हूँ नहीं पता किसी को। आप कौन है? टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर को ये नहीं पता कि आप कौन हैं, आपकी वॉइस चेंज हो जाएगी और चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो लेकिन इसके ज़रिए वो नहीं, कोशिश, और मैं कौन हूँ आपको पता चलेगा अगर आप FBR, हाँ आप मुझे बताओ। नहीं, मतलब अगर मैं भी तो फेसलेस हूँ ना फिर आपके सामने। नहीं वो आप ठीक मुझे है, टारगेट करेंगे वरना। लेकिन वो टैक्स पेयर तो पता चलेगा ना कि टैक्स किसका ऑडिट हो रहा है। वो हाँ। अगर नहीं पता चलेगा तो कैसे वो होगा? नंबर्स पे हो, फ्लैग हो जाए, हो सकता है। अब वो पता नहीं, मुझे नहीं, मेरे ख्याल में अभी तो ये मुझे जो है FBR वाला आदमी को पता नहीं, वो आप नहीं जान सकते कौन है वो। अच्छा, उल्ट इस तरफ से उन्होंने फेसलेस होगा। उनको फेसलेस किया कि वो आपको पता नहीं है कौन है। उसमें वहाँ को A बैठा है, B बैठा है, कौन बैठा है, उसकी वॉइस मेल है, फीमेल है, वो जो है ना वो चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो वो उसके ज़रिए इन्होंने स्टार्ट किया। अब आगे शायद हो सकता है नियर फ्यूचर में ऐसा भी हो जाए कि आप जो बात करेंगे आगे वाले को भी नहीं पता हो, बिकॉज हमारा डेटा इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं है कि वो आगे वाले का पता होना ज़रूरी है। फिर एल्गोरिथम की जो बात हो रही है, उसमें उन्होंने एक नया मैकेनिज्म सेटलमेंट का लेके आए, विच इज़ गुड अगर सही था इम्प्लीमेंट ठीक है। किया। वो कहते हैं कि, और उसके लिए फिर डेटा चाहिए, वो कहते हैं कि आपके डेटा के बाद वो आपको एक प्रेडिक्टेबल वो देगा असेसमेंट कि यार ये आपकी लाइबिलिटी बनती है। अगर आप वो एक्सेप्ट कर लोगे तो अपना रिटर्न रिवाइज करोगे एंड नो बडी कैन इंटरवीन इन दैट, विच इज़ गुड। बट द पॉइंट इज़ कि आप किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। पास्ट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई हैं जो कि डिजिटलाइजेशन की तरफ होती थी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होती थी। तो ये उन्होंने कहा है कि हम अब वो उसमें डेटा मैच करना पड़ेगा उसको, मेरे क्रेडिट कार्ड को खर्चे निकालने पड़ेंगे, मुझे सारी चीज़। अब आया आपके पास इतनी सॉफ्ट, आपने इतना अपने आप को वहाँ पहुँचा दिया है, तो वेल एंड गुड कि मुझे पता चल जाएगा यार 2 लाख रुपए आ रहे टैक्स, मैं रिवाइज़ कर देता हूँ यार। या मैं जिस बड़ा क्लाइंट हूँ 20 लाख आ रहा है तो मैं रिवाइज़ कर देता हूँ, जान छूटेगी वो अपील में जाने की नहीं। तो ये 2 अलग अलग सिस्टम साथ साथ लेके आए हैं वो।
दो सिस्टम कैसे चलेंगे? एक तो किसी का ऑडिट में सेलेक्ट हुआ ना, तो ऑडिट प्रोसीडिंग अब FBR ऑफिस जाके नहीं होगी। एक ये है कि आपने रिटर्न फाइल किया, ऑडिट में सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन आपका डेटा मिसमैच कर रहा है। आपकी इनकम दिखाई है आपने 200 रुपये, आपके उसको run अखराजात, कर रहा है, एक सिस्टम चल रहा है। हाँ, अखराजात आपके 2000 रुपये। आप कहेंगे 200 रुपये के वो आपने सुना होगा ना, आमदन से ज़्यादा असासे या आमदन से ज़्यादा अखराजात, तो वो वहाँ पे आपको बोल देगा भाई अब तुम 800 रुपये दे दो, अपना रिटर्न रिवाइज कर दो। मैं समझा आपको MNA या प्राइम मिनिस्टर बना देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बोलेगा यू आर बीन सेलेक्टेड टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आपके आमदन से ज्यादा असासे, मुबारक हो। मतलब कि वो बस वर्ड था ना ये एक बारे में। मैंने इसीलिए कहा। हाँ। ओके, NFC क्या हुआ है मुझे समझ नहीं आ रहा। हुकूमत टारगेट कर रही है कि फेडरल गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि 1 से 2 खरब रुपए अब उसको वो ले लेगी सूबों से। ये कैसे होगा? NFC यहाँ रखें, 26, 27 और एक अखबारों में खबर 28वीं आईनी तरमीम को सोचें ठीक तो है, आपको नजर हो जाएगा कि क्या हुआ ये है। ठीक है। ठीक है ना, मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन को आपने इस तरह ट्यूनिंग किया है 26, 27 और 28 के बाद 28 जो आने वाला है कि वो अब नहीं आएगा, हो सकता है। देखिए उसकी जरूरत पूरी हो गई या हाँ, नहीं हुई? जरूरत पूरी हो गई। हो गई। हो गई। क्या क्या हुआ है बताएं, कैसे पूरी हुई देखिए है? बात यह है कि 28वीं तरमीम जब आई तो उस वक्त जो है सूरत हाल बड़ी डिफरेंट थी, और किसी ने कैलकुलेट ही नहीं किया कि 28वीं तरमीम के जो पावर आप डिवॉल्व कर रहे हैं उसके साथ अब सेल टैक्स ऑन सर्विसेज जो है वो सूबों को दे रहे हैं। वो सूबों के पास आया, सिंध उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी था। उन्होंने 2011 में इमीडिएटली उसको, बिकॉज वो 94 से ये कोशिश कर रहे थे उसको लाने की, तो इन्होंने कराची की वजह से। हाँ वो मेन वही वजह है, हाँ। कराची हब है उसकी वजह से, तो वो उन्होंने उसका बेनिफिट उठाना शुरू किया। अब जब डाउन द लेन 4-5 साल 8 साल 4-5 साल गुजरे, इनको एहसास हुआ कि ऊपर जो फेडरेशन है वो तो हाई अप्स तो पूरे खाली हो गए हैं, बिकॉज असल तो चीज़ें सूबों के पास चली गई। अब इन्होंने स्टार्ट किया कि इसको रोल बैक, आपने भी सुना वो रोल बैक की कहानी शुरू हुई, शटअप कॉल हुई, रोल बैक, फिर वो चलता रहा। अब ये जो सूरत हाल आई है जिसमें 26वीं 27वीं तरमीम आई है, उसके बाद ये, तो अब पहले उन्होंने कहा कि जी हम वफाक के पास सूबों में स्प्लिट कर देंगे ताकि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, हम अपने खर्चे आपको दे देंगे। हाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब फिर उसके बाद एक नया मैकेनिज्म जो आज जो प्रपोज किया गया वो ये किया गया कि अगर आपके पास एक्सेस पैसे होंगे तो वो आप हमें शेयर करें। मुझे इसकी डिटेल इतनी ज़्यादा मेरे पास नहीं है, लेकिन ये पेनल्टी ये हुआ है कि आप जो फेडरेशन को सप्लीमेंट करेंगे। अच्छा, मेरी अंडरस्टैंडिंग इसमें जो मैंने कुछ रिसर्च की वो ये है कि अभी जैसे 13 पॉइंट कुछ ट्रिलियन कलेक्शन है टैक्स रेवेन्यू की, टैक्स रेवेन्यू की, उस हिसाब से एक डिविजिबल पूल है, उस हिसाब से सूबों को हिस्सा मिलता है। वफाकी हुकूमत ने सूबों को इस बात पे राज़ी कर लिया है कि अगले 3 सालों तक, जिसमें बाय द वे बलूचिस्तान और KPK राज़ी नहीं है इस वक्त, वो एग्री नहीं किया, वो एग्री नहीं किया है। पंजाब और सिंध को राज़ी कर लिया है इस चीज़ पे, जो 2 बड़े सूबे हैं, कि अब इस 13 वटेवर इस साल का जो टैक्स कलेक्शन था, इससे ज़्यादा जो भी टैक्स कलेक्शन होगा वो डिविजिबल पूल में नहीं जाएगा, या वो जाएगा फिर आप वो वापस कर देंगे खुशी खुशी अच्छे बच्चे बन के। अब इसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये है अनवर भाई कि अगर टैक्स कलेक्शन नहीं हुआ बहुत ज़्यादा तो फिर क्या होगा? मेरे जहन में भी ये सवाल है ना, मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि आज जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की सूरत हाल है, अगले साल पता नहीं बिल्कुल और 800-900 का 180 तो पे और 800 शॉर्टफॉल है, हाँ। तो 180 पे चेंज हो जाएगी कि सूरत हाल, मुझे नहीं लगता। तो मेरे हिसाब से ये जो इनकी मतलब एक्सपेक्टेशन है इसमें ऐसा होगा नहीं। मुझे जो लगता है ये अदरवाइज होगी चीज़, जो कि सुबह से ये कहेंगे कि आपके एक्सेस पैसे हैं, आपके खर्चे के बाद आपको NFC के बाद जो पैसे बचते हैं वो आप हमें दें। मेरा अपना ये ख्याल है कि टू रन फेडरेशन, मुझे ये लग रहा है, इसलिए मुझे नहीं लग रहा अभी जो अपैरेंटली सूरत हाल है उसमें ये टैक्स रेवेन्यू टारगेट तो अचीव वो कर अगर वो सरप्लस में जाए ना सूबे, मैं बताता हूँ कि अभी सुपर टैक्स कंफर्म हुआ था जनवरी में, वो विंडफॉल था या Windfall था। ठीक है, उसके बावजूद भी आप रेवेन्यू कलेक्शन नहीं कर My सके। God, you're such a great point. 10 साल तक, 2015 से ही आया था, 10 साल तक लिटिगेशन चलती रही, तो पैसा स्टक हुआ था ना। वो पैसा जब डाइल्यूट हुआ, इवन देन आप टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन नहीं कर सके। तो आप जो आज अपने 15 ट्रिलियन का जो टारगेट सेट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या उसकी रोड मैप है। क्या भाई, दुनिया में हर जगह जो है ड्यू डिलिजेंस होती है यार कि ये कहाँ जाएगा रेवेन्यूज़, कहाँ कितना टैक्स लगेगा, क्या इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, क्या हमारे कुछ भी पता नहीं आपको। आपने ऐसे सेट कर दिया कि ये अब मेरे फिगर है, अब मैं इसको दे दूँगा।
तो मुझे नहीं लगता कि 15 तक पहुंचेगा, शायद 14 पहुंच जाए, शायद 13 समथिंग पहुंच जाए, तो वो इतना बड़ा वो नहीं है। लेकिन अदरवाइज यहाँ पे अब जो रेवेन्यू कलेक्शन होनी शुरू हो गई है सर्विसेज के मद में, वो जो है वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट और है। दूसरा ये कि और अगर उसमें पीआरए और सॉरी पंजाब और सिंध जो है ना वो मेजर चंक, और अगर सूबे सरप्लस में नहीं जाते तो फिर मेरे ख्याल में कोई क्लेम नहीं होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, सो दिस इज अ वेरी ट्रिकी सो सिचुएशन। फिर हुकूमत सो वो बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं होंगे इस अरेंजमेंट से। कौन, हाँ तो वो खुश तो खुश तो नहीं आपको होंगे, टाइम लगा यार हाँ, समझने में। वो खुश तो नहीं होंगे, लेकिन खुश वो कोशिश करेंगे कि मेरे ख्याल में वहाँ पे कोई चीज़ या तो उन्होंने प्लान की होगी, कोई टैक्स रेवेन्यू में कोई चीज़ आने वाली होगी, कोई चीज़ कोई प्लान होगा, कोई प्रोजेक्शन होगी, कोई ये जो अभी नेगोशिएशन चल रही है इसके मद में कोई रेवेन्यू कोई ऐसा विंडफॉल वहाँ आने वाला होगा जिसके टैक्स रेवेन्यू कलेक्शंस होंगी। मेरे ख्याल में ये कोई प्लानिंग होगी। हाँ, यकीनन कोई ना कोई प्लानिंग तो होगी। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अभी मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा सिग्नलिंग सही है इस बजट की। मैंने कहा यार ये आप लोग तो ऐसे बात करते हैं कि पाकिस्तान में कोई कोरिया, कोई जापान टाइप, इंडोनेशिया, मलेशिया टाइप का सीन है कि जी अब ये सिग्नलिंग हो गई है, अब हम इस रास्ते पे अगले 5 साल तक चलते रहेंगे। मैंने कहा यार तो 3-3 महीने पे, मतलब इससे बड़ा डिजास्टर क्या होगा कि यही फाइनेंस मिनिस्टर, यही हुकूमत 2 साल पहले जो बोझ डाला था वो वापस ले रहे हैं। ये बता के कि ये मुल्क की मईशत को ठीक रास्ते पे ले जाएंगे, हमारे ये फैसले मुल्क की मईशत को ठीक फैसले, ये मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, उससे मुल्क की मईशत की डायरेक्शन नहीं बदली। अब वापस उसको हटा के कह रहे अब इन फैसलों को हटाने की वजह से मुल्क की मईशत सही रास्ते पे चल पड़ेगी। आप अगर इनकी तकरीरें उठा के देखें तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पूरा जो है ना बिल्कुल टर्न अराउंड होने वाला है। हर फाइनेंस बिल में आपको यही था। अब तो नहीं लगता, मतलब नहीं वो जो अब तो बड़े अरसे से ऐसी कोई बात भी नहीं करते हम लोग, क्योंकि अब तो 4% का तो टारगेट रखा है अंदर भाई, हाँ, क्योंकि बेचारे अब तो नहीं लेकिन फिर भी उम्मीद बहुत दिलाते हैं लोगों को। मेरे ख्याल से इकोनॉमिक महाज पे तो अब उम्मीद काफ़ी कम रह गई है। इनसे मेरे ना ख्याल में हो तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। पाएगा, इनसे ना हो पाएगा। लेकिन ये तकरीरों में बहुत बातें करते हैं लेकिन वो एक्चुअली नज़र नहीं आता रिफ्लेक्शन। वो शहबाज शरीफ साहब ने कल बड़ा उनके बड़े तारीखी जो एक मईशत को लेकर शहबाज शरीफ साहब बहुत तारीखी जुमले देते हैं। एक दफ़ा उन्होंने जब ये हुकूमत में आने से पहले कहा था, जियो पे हमारे शहजाद इकबाल हैं उनके साथ इंटरव्यू में, कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तारीखी जुमला था और सही जुमला था, बिल्कुल सही जुमला। और कल कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर आज उन्होंने कहा है कि देखें अगर रोटी सिर्फ एक हो तो चारों भाई को मिल बांट के खा लेनी चाहिए, अल्लाह और रोटी देगा तो 2-2 रोटी भी खा लेंगे। बिल्कुल सही बात है। 5वां बजट पेश कर रहे हैं हाँ, वो। लोगों के लिए मशवरा देना तो बड़ा आसान है। मसला ये है कि एक रोटी बांट के खाने वाले ने अपने वज़ीर आज़म हाउस की तज़ीन व आराइश के लिए 4 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट रखा है। प्रॉब्लम सिर्फ ये सर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए नहीं, अपनी भी। हाँ वो अलग अपनी मतलब- तज़ीन और आराइश अलग है। कपड़े सूट बड़े मजे के पहनते हैं वैसे, सूट मजे के पहनते मतलब एक मुल्क जो कि बहुत क्राइसिस में हो वो नज़र भी आना चाहिए कि उसका हैं। अभी जनेवा भी हम जाएंगे, जाने वाले होंगे आज या कल में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड अगेन हम बात तो बजट की कर रहे थे, आगाज़ मैंने एक शेर से किया था, अंजाम और एंड भी एक शेर पे करना चाहता हूँ। और ये बड़ा मीर का बड़ा प्यारा सा शेर है कि मीर भी क्या सादे हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लड़के से दवा लेते हैं। Thank you very much for watching and do not forget to subscribe. We are this close to the 100,000 mark. Please go ahead and support us on Patreon as well. Assalamu alaikum.